हेलो एवरीवन, मैं सौरभ दिल्लीवार आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग भारत का इतिहास कवर कर रहे हैं। ठीक है, और भारत के इतिहास में अभी क्या पढ़ते हैं? प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे थे, जहां हम लोग फिलहाल गुप्त वंश पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? गुप्त वंश। इसके पहली वाली क्लास में कुमार गुप्त तक का पोर्शन हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज स्कंद गुप्त शुरू करने वाले हैं। ठीक है, डालिए हेडिंग स्कंद गुप्त। स्कंद गुप्त के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? स्कंद गुप्त के भीतरी अभिलेख से। कौन सा अभिलेख से? स्कंद गुप्त के भीतरी अभिलेख से स्कंद गुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। देखते हैं अब और कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं इनके समय में हुई हैं। स्कंद गुप्त जब गुप्त वंश के शासक थे, तब इस समय भारत में हुनों का आक्रमण हुआ। किनका आक्रमण था? हुनों का आक्रमण हुआ था। हुन कौन है? एक विदेशी शासक है। हुनों क्या बोला गया है? विदेशी शासक बताया गया है। किसमें बोला गया है? ध्यान देना, जूनागढ़ एवं चंद्र परिप्रेक्षा अभिलेख में। कौन सा अभिलेख में? जूनागढ़ एवं चंद्र परिप्रेक्षा अभिलेख में इन हुनों को अर्थात मलेच्छों को विदेशी शासक बताया गया है। हुनों क्या बोला गया है? मलेच्छ भी बोला गया है। और जूनागढ़ एवं चंद्र परिप्रेक्षा अभिलेख के अनुसार इन्हें क्या बताया गया है? विदेशी शासक बताया गया है। क्लियर है? अब और कौन सा महत्वपूर्ण कार्य स्कंदगुप्त ने करवाया है? ध्यान देना, इनके द्वारा सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया गया था। ठीक है, इनके द्वारा सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण का कार्य किसको सौंपा गया है? अपने गवर्नर सुविशाख को सौंपा गया। किसको सौंपा है? अपने गवर्नर सुविशाख को। ध्यान देना, 3 लोगों का नाम आ गया है और उनके गवर्नर का। चंद्रगुप्त मौर्य जी उनके गवर्नर, सम्राट अशोक और उनके गवर्नर, और स्कंदगुप्त और उनके गवर्नर का नाम किससे जुड़ा हुआ है? इस सुदर्शन झील से जुड़ा हुआ है। आपको तीनों के नाम याद रखने हैं। ठीक है, कौन कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है, सम्राट अशोक है और कौन है? स्कंदगुप्त। इन तीनों के नाम के साथ इन तीनों के गवर्नर्स का नाम भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और कौन से कार्य देखते हैं इनके बारे में? इन्होंने स्कंदगुप्त ने चीन के सम्राट के पास क्या भेजा है? अपना राजदूत भेजा है। क्या भेजा है? राजदूत मतलब एक व्यक्ति को भेजा है भाई, अपना गाड़ी नहीं भेजा। राजदूत मतलब गाड़ी नहीं यहां पर। ठीक है, इन्होंने एक व्यक्ति को दूत बनाकर कहां भेजा है? चीन भेजा था। ठीक है, और गुप्त वंश के महत्वपूर्ण शासकों में स्कंदगुप्त क्या थे? अंतिम महत्वपूर्ण शासकों में से एक थे। अब गुप्त वंश का पतन आरंभ हो गया। ठीक है, बाद के शासक जो हैं उतने योग्य नहीं थे और गुप्त वंश का पतन अब प्रारंभ हो गया है। ठीक है, इनके बाद के अगर शासकों के नाम पूछ लिया भूले भटके तो यहां पर लिख लेना। ठीक है, ये शासक हैं जो स्कंदगुप्त के बाद गुप्त वंश में हुए, लेकिन कोई भी उल्लेखनीय कार्य इनके द्वारा नहीं किया गया। कौन कौन है? पुरुगुप्त हैं, कुमार गुप्त द्वितीय हैं, बुद्धगुप्त हैं, नरसिंह गुप्त हैं और भानुगुप्त हैं। ठीक है, भानुगुप्त फेमस है क्यों? क्योंकि इनका एक अभिलेख मिला। कौन सा? भानुगुप्त का एरन अभिलेख। कौन सा अभिलेख मिला है? एरन अभिलेख मिला है। और इस एरन अभिलेख के बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। क्या? सती प्रथा का पहला अभिलेखी प्रमाण कौन सा है? ये एरन अभिलेख ही है। क्या बोल रहा हूं मैं? सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी प्रमाण कौन सा है? ये भानुगुप्त का एरन अभिलेख है। मतलब इस बात की जानकारी मिल गई क्या कि गुप्त काल में सती प्रथा का प्रचलन था। जानकारी कहां से मिलती है? भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। उसके बाद कौन है? वैन्यगुप्त है, कुमार गुप्त तृतीय है और अंत में कौन है? विष्णुगुप्त है। ठीक है, और इस तरीके से गुप्त वंश अपने समाप्ति की ओर पहुंच चुका है। ठीक है, अब देखते हैं गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। देखते हैं अब गुप्त काल में प्रशासनिक ढांचा कैसा था, इन लोगों की प्रशासनिक व्यवस्था कैसे थी, इस बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, किस तरीके से गुप्तों ने अपने शासन को मैनेज किया था और कैसे बेहतरीन तरीके से संचालन किया, थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखते हैं इस समय जो गुप्त साम्राज्य है उसको क्या बोला गया है? देश बोला गया है। क्या बोला गया है? देश। देश किसे बटा हुआ था? प्रांतों में बटा हुआ था। जबकि प्रांत किसे बटे हैं? प्रांत विषय में बटे हैं। विषय के अंदर क्या है? पेट है। और सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी या फिर गांव थी।
फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो गुप्त साम्राज्य क्या कहला है? एक देश कहला है। देश किससे बटा हुआ है? देश प्रांतों में बटा हुआ है। और प्रांत किससे बटा हुआ है? प्रांत विषयों में बटा हुआ है। विषय जो है वो पेठ में बटे हुए हैं, और जो पेठ है वो ग्रामों में बटे हुए हैं। अर्थात प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम है या फिर गांव है। क्लियर है? जो राजा है या शासक है वो क्या होगा? देश का प्रमुख होगा, जिसे क्या बोला गया है? सम्राट कहा गया है, या फिर बोला गया है गोप्ता। क्या बोला गया है? सम्राट या गोप्ता कहा गया है राजा को या फिर देश के प्रमुख को। क्लियर है? प्रांत के प्रधान को, इस समय प्रांत को हम लोग क्या बोलते हैं? भुक्ति। प्रांत को क्या बोला गया है? भुक्ति कहा गया है। प्रांत को क्या बोला गया है? भुक्ति। इसी कारण प्रांत के प्रमुख को क्या बोला गया है? भोगपति। क्या बोला गया है? भोगपति प्रांत का प्रमुख कहलाया है। क्लियर है? याद रखना आप लोग, प्रांत की प्रमुख को भोगपति कहा गया है, जबकि विषय के प्रमुख को क्या बोला गया है? विषयपति। वैसे ही पेठ के प्रमुख को बोला गया है पेठपति। ठीक है? अब ग्राम के प्रमुख में ग्रामपति मत लगा देना आप लोग, ठीक है। ग्राम के प्रमुख को बोला गया क्या? ग्रामिक या फिर महत्तर कहा गया है। ग्रामपति लिख के मत आया ना भाई साहब, ठीक है। ग्राम के प्रमुख को बोला गया है ग्रामिक या फिर महत्तर। और इस तरीके से प्रशासन को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया गया था गुप्तों के द्वारा। क्लियर है? अब गुप्त काल में कुछ प्रमुख अधिकारी हैं, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ध्यान देना, जब हम लोग पढ़ते हैं गुप्त के बारे में तो आप लोग प्लीज किसी और वंश से इसको मर्ज मत करना, क्योंकि कुछ अलग वंश में, जैसे मौर्य की बात कर रहे हैं, फिर हम लोग कलचुरी की बात करेंगे, वहां पर अधिकारी का पोस्ट सेम है। ठीक है? जैसे सबको बोलना चाहिए यहाँ पे महासंधि विग्रह एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं मैं, ठीक है। महासंधि विग्रह का उसका काम गुप्तों में अलग रहेगा और उसका काम मौर्य वंश में अलग रहेगा या फिर कलचुरी वंश में अलग रहेगा। ठीक है? तो यहां पर सेम अधिकारी का नाम देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि यहां पर तो उसका काम अलग था, यहां पर कुछ अलग काम था। ठीक है? इन लोगों की अपनी डेफिनेशन है और वो डेफिनेशन किस आधार पर है, केवल अभिलेखों के माध्यम से कह पाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है? इसी कारण जैसा लिखा हुआ है याद कर लेना प्लीज। ठीक है? प्राचीन इतिहास में ही दिक्कत है, जो लिखा हुआ अभिलेखों में केवल वही पढ़ना है अपन को, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। ठीक है? नहीं तो फिर पढ़ने में तो जीवन बीत जाएगा। ठीक है? प्रमुख अधिकारियों के बारे में देखते हैं। पहले कौन है? महाबलाधिकृत। कौन है? महाबलाधिकृत, जिसका अर्थ क्या है? सेनापति। जिसका अर्थ क्या है? सेनापति है। वही महाछपटलिक कौन है? लेखा अधिकारी है। महाछपटलिक कौन है? लेखा अधिकारी है। जबकि न्याय प्रमुख को क्या बोला गया है? महादंड नायक बोला गया है। न्याय के प्रमुख अधिकारी को क्या बोला गया है? महादंड नायक। याद रखना है, जो न्यायालय के प्रमुख उसको क्या बोला गया है? महादंड नायक। न्यायालय अलग चीज होता है, पुलिस अलग चीज होता है, यहां पर अपने आप को डाउट नहीं रखना। ठीक है? जो न्यायालय के प्रमुख उसको क्या बोला गया है? महादंड नायक बोला गया है। जबकि युद्ध एवं संधि करने वाले विभाग के प्रमुख क्या बोला गया है? महासंधि विग्रह। क्या बोला गया है? महासंधि विग्रह कहा गया है। जो अधिकारी युद्ध एवं संधि से संबंधित डॉक्यूमेंट तैयार करता है या जो भी प्रोसेस करता है उसको क्या बोला गया है? महासंधि विग्रह। कितना आर्मी चाहिए, कितना चाहिए, जो भी काम है ये सब महासंधि विग्रह का ही काम है। ठीक है? जबकि प्रमुख पुलिस अधिकारी को क्या बोला गया है? दंडपाशिक कहा गया। क्या बोला गया है? दंडपाशिक। सर्वोच्च पुलिस अधिकारी कहला है दंडपाशिक। याद रखना आपको, जो सर्वोच्च न्याय प्रमुख क्या कहला है? महादंड नायक। जबकि सर्वोच्च पुलिस अधिकारी को बोला गया क्या? दंडपाशिक। ये कुछ प्रमुख अधिकारियों के नाम हैं। अब देखते हैं गुप्त काल में अर्थव्यवस्था कैसी थी। ठीक है? तो बट ऑब्वियसली बात है कि प्राचीन काल से ही भारत में भारत की जो अर्थव्यवस्था रही है उसका आधार क्या रहा है? कृषि रहा है। क्या रहा है? कृषि। ठीक है? और गुप्त काल भी इससे छूता नहीं है। यहां पर भी अभी इस समय भी मुख्य व्यवसाय क्या था लोगों का? कृषि ही था। ठीक है? अब एक व्यक्ति है, नाम क्या है? अमर सिंह। ठीक है? और अमर सिंह जी की रचना है क्या? अमर कोश। अमर सिंह जी की रचना अमर कोश में गुप्त काल में 12 प्रकार की भूमियों का उल्लेख किया गया है। क्या बोल रहा हूं मैं? एक व्यक्ति नाम क्या है? अमर सिंह। उसकी रचना क्या है? अमर कोश। और अमर सिंह जी की रचना अमर कोश में गुप्त काल में 12 प्रकार की भूमि होने का उल्लेख किया गया। कितने प्रकार की? 12 प्रकार की भूमियों का उल्लेख किया गया है। जिनमें से प्रमुख कौन कौन से देखते हैं। जिनमें से प्रमुख पहला क्या है? क्षेत्र। पहली प्रकार की भूमि को बोला गया क्या? क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब क्या है? खेती करने योग्य भूमि।
ठीक है। क्षेत्र का मतलब क्या है, खेती करने योग्य भूमि। दूसरा क्या है, वास्तु। वास्तु मतलब वास करने योग्य, या फिर बोलना चाहिए निवास करने योग्य भूमि को बोला गया क्या, वास्तु कहा गया है, जहां पर हम लोग बस सकते हैं। वैसा नहीं जंगल में जाके बस जाओगे, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो वास करने योग्य, फिर जहां पर बसने योग्य भूमि से क्या बोला गया है, वास्तु कहा गया। जबकि बंजर भूमि को क्या बोला गया है, खिल बोला गया है। बंजर भूमि को खिल कहा गया है, ठीक है। अगली प्रकार की भूमि कौन सी है, अप्रहित। अगली प्रकार की भूमि कौन सी है, अप्रहत। मतलब क्या है, ऐसी भूमि जिसे जोता ना जा सके, ऐसी भूमि जिसे जोता ना जा सके। कैसी भूमि रहेगी, बट ऑब्वियसली बात है, जंगली भूमि को आप लोग जोत नहीं सकते, वहां बहुत सारे पेड़ हैं, इसी कारण हल से जोतना पॉसिबल नहीं है। कैसी भूमि को, अप्रहत भूमि। ऐसी भूमि जिसे जोता ना जा सके अप्रहत भूमि कहते हैं। अगले प्रकार की भूमि कौन सी है, अग्रहार। कौन सी भूमि है, अग्रहार। मंदिरों व ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को क्या बोला गया है, अग्रहार कहा गया है। मंदिरों एवं ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को अग्रहार बोला गया है, ठीक है। अगली भूमि कौन सी है, गोचर। नाम से स्पष्ट है, पशुओं के चारा योग्य भूमि को क्या बोला गया है, गोचर कहा गया है। पशुओं के चारा योग्य भूमि को क्या बोला गया है, गोचर कहा गया है। और इतने प्रकार की भूमियों का उल्लेख अमर सिंह की रचना अमर कोश में याद रखना है आपको, ठीक है। वैसे तो 12 प्रकार की भूमि है, लेकिन सबका नाम याद करना जरूरी भी नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। अब ऐसा नहीं केवल कृषि करते हैं, वहां के लोग गुप्त काल में व्यापार एवं वाणिज्य का भी भरपूर विकास हुआ है। व्यापार एवं वाणिज्य का भी भरपूर विकास हुआ है। यहां पर वस्त्र उद्योग है, यहां पर धातु कर्म उद्योग है, और विदेशी राज्यों से भी यहां पर लोग क्या है, व्यापार का आयात निर्यात करते हैं। यहां पर आयात निर्यात संबंध स्थापित हो गए हैं विदेशी शासकों से भी, ठीक है। लेकिन जो लोग व्यवसाय करते हैं, जो व्यवसायी है, वो एक समिति के रूप में काम करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। जो व्यवसायी लोग हैं वो एक समिति के रूप में कार्य करते थे, और उस समिति को बोला गया है क्या, निगम। क्या बोला गया है, निगम कहा गया है। फिर से बोल रहा मैं, जो व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, वो लोग एक समिति के रूप में कार्य करते थे, और उस समिति को क्या बोला गया है, निगम। और इस निगम के प्रमुख को बोला गया था क्या, श्रेष्ठी कहा गया है। क्या बोला गया है, श्रेष्ठी। इस निगम के प्रमुख को, इस व्यावसायिक समिति के प्रमुख को क्या बोला गया है, श्रेष्ठी कहा गया है, ठीक है। अब हमने देख लिया अर्थव्यवस्था के बारे में कि मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि। हमने देख लिया व्यापार के बारे में भी। अब सरकार की रेवेन्यू कैसी है, उनको टैक्स कैसे प्राप्त होता है, या टैक्स व्यवस्था कैसी है, इसके बारे में भी देखने का प्रयास करते हैं। डालिए अगला हेडिंग क्या है, राजस्व व्यवस्था। कौन कौन से महत्वपूर्ण कर गुप्तों के द्वारा आरोपित किए गए हैं, वही अपन देखने वाले हैं। राजस्व व्यवस्था, ठीक है। सबसे पहला कर कौन सा है, भाग कर। पहला कर कौन सा है, भाग कर, जो कि उपज का 1/6 भाग था। कितना, उपज का 1/6 भाग कर के रूप में लिया जा रहा है। कितना, वही क्या कहलाया है, भाग कर। वही क्या कहलाया है, भाग कर कहलाया है। भाग कर पहला था। दूसरा क्या है, भोग कर। दूसरा क्या है, भोग कर। हम लोग खरे बोलते हैं ना, भगवान को भोग लगाइए, ठीक है, वैसा ही भोग है, लेकिन भगवान के जगह किसको लगा रहा है भोग, हम लोग राजा को लगा रहे हैं। हम याद ऐसे रखना, ठीक है। प्रतिदिन राजा को कुछ ना कुछ उपहार मिलता है प्रजा से, उसी को क्या बोला गया है, भोग कर कहा गया है। राजा को प्रतिदिन मिलने वाला, प्रतिदिन दिया जाने वाला कर कहलाया है, भोग कर कहलाया है। चढ़ाते हैं ना कुछ भगवान के ऊपर, वैसा ही क्या है, राजा के ऊपर जो भी चढ़ावा आप लोग दे रहे हो प्रतिदिन, उसी को क्या बोला गया है, भोग कर कहा गया है, ठीक है। तीसरा कर कौन सा है, उद्रंग। तीसरा कर कौन सा है, उद्रंग। यह स्थायी कृषकों पर आरोपित किया जाने वाला भूमि कर है। फिर से बोल रहा मैं, स्थायी कृषकों पर आरोपित किए जाने वाला भूमि कर कहलाया है, उद्रंग कहलाया है। क्लियर है। जबकि अस्थायी कृषकों पर, ठीक है, स्थायी कृषकों पर आरोपित किया गया भूमि कर क्या बोले हैं, उद्रंग बोले हैं। लेकिन अस्थायी कृषकों पर जो भूमि कर आरोपित किया गया है उसे क्या बोला गया है, ऊपरी कर कहा गया है। क्या बोला गया है, ऊपरी। उद्रंग क्या है, स्थायी, जबकि ऊपरी कर अस्थायी कृषकों से लिए जाने वाला भूमि कर है। क्लियर है।
अगला कर कौन सा है? भूतावत प्रत्यय। अगला कौन सा है? भूतावत प्रत्यय, जो कि आयात कर है। मतलब अगर विदेशी वस्तु यहां ला रहे हो तो आपको एक कर देना पड़ेगा, कौन सा? भूतावत प्रत्यय। अच्छी बात है, उस समय से लागू है। जितने विदेशी वस्तु उस पर टैक्स बढ़ा देना चाहिए, ताकि जो इंटरनली मैन्युफैक्चर हो रही है उस वस्तु का दाम कम हो जाए और वही ज्यादा बिके, देश की इकोनॉमी अच्छी हो। ठीक है, भूतल प्रत्यय कर इस समय आरोपित किया जा रहा था। अगला कर कौन सा है? शुल्क कर, जो कि एक बिक्री कर है। शुल्क कर में क्या है? एक बिक्री कर था गुप्त काल में। ठीक है, और अंतिम में कौन सा है? हिरण्य कर। अंतिम कर कौन सा है? हिरण्य कर, जो नगद कर के समान है। किसके समान है? नगद कर के समान है। ये था गुप्त काल की राजस्व व्यवस्था के बारे में। ठीक है, अब गुप्तकालीन समाज और उनकी धार्मिक व्यवस्था के बारे में देखते हैं। देखते हैं अब गुप्तकालीन समाज के बारे में। ठीक है, जो गुप्तकालीन समाज है वो 4 वर्णों में बटा हुआ था। कितने वर्णों में? 4 वर्णों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हमने देखा है क्या, ऋग्वेद के समय, ऋग्वैदिक काल में भी समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था। कौन कौन थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन उस समय ऋग्वैदिक काल में क्या है, जो ये वर्णों का आधार था वह कर्म था। कर्म के आधार पर समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था। लेकिन गुप्त काल के समय इस वर्ण का आधार क्या हो गया है? जन्म हो गया है, जाति हो गया। ठीक है, आप जिस कुल में, जिस घर में जन्म लेंगे और उस आपके जन्मदाता का जो वर्ण है वही आपका वर्ण होगा। ऐसी व्यवस्था अब गुप्त काल के समय शुरू हो गई है। जो वर्ण का आधार क्या है? यहाँ पर जन्म है। हालांकि समाज अभी भी 4 वर्णों में बटा हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन इस वर्ण का आधार क्या हो गया है? अब कर्म के आधार पर न होकर यह जन्म के आधार पर निर्धारित किया जाने लगा है। क्लियर है? अब इन 4 वर्णों को छोड़कर एक और अलग सा वर्ग भी है। ठीक है, इन 4 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को छोड़कर कुछ और लोग भी हैं, और फाहियान ने इनके बारे में लिखा है। फाहियान ने अपने यात्रा वृत्तांत में इन अलग वर्गों के बारे में लिखा है। फाहियान के अनुसार कहना क्या है कि ये जो लोग हैं जिन्हें इन 4 वर्णों से अलग रखा गया है, ये नगर के बाहर रहते हैं। ये नगर के बाहर रहते हैं और इनके साथ छुआछूत का या फिर अस्पृश्यता का व्यवहार होता है। ठीक है, फिर से रिपीट करो मैं। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनको छोड़कर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नगर के बाहर रखे जाते हैं और जिनके साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता था। इन्हें क्या बोला गया है? चंडाल कहा गया है। क्या बोला गया है? चंडाल कहा है। फाहियान ने क्या बोला है? चंडाल कहा है, और इनके साथ अस्पृश्यता का या फिर छुआछूत का व्यवहार किया जाता था। ठीक है, जबकि शूद्रों की स्थिति गुप्त काल में मजबूत हुई है। शूद्रों की स्थिति गुप्त काल में मजबूत हुई है और इन्हें सेना में शामिल होने का अवसर भी दिया जा रहा है। ठीक है, शूद्रों की स्थिति क्या हुई है? मजबूत हुई है और इन्हें सेना में शामिल होने का अवसर भी दिया जा रहा है। जबकि महिलाओं की स्थिति में बहुत ज्यादा गिरावट आई है। महिलाओं की स्थिति में बहुत ज्यादा गिरावट आई है गुप्त काल में। ठीक है, यहां पर सती प्रथा का भी क्या है? प्रचलन है। सती प्रथा का भी प्रचलन है। साथ ही साथ दास प्रथा के बारे में भी कुछ लेख मिलते हैं। मतलब दास प्रथा और सती प्रथा जैसी दोनों सामाजिक बुराई इस गुप्त काल में मौजूद थी। दास प्रथा और सती प्रथा का प्रचलन था। इसके अलावा कुछ और बुराइयां भी। कौन कौन सी है? बाल विवाह और बहुविवाह का भी प्रचलन है। बाल विवाह और बहुविवाह का भी प्रचलन था। ठीक है, अंतरजातीय विवाह वो नहीं है। ठीक है, जो अंतरजातीय विवाह है वो बुराई नहीं है भाई, वो अच्छी चीज है। ठीक है, कुछ लोग समाज से बाहर कर दे गए हैं, बुरा लगता है उनको देखकर। ठीक है, तो ये बुराई तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन इस समय प्रचलित थी। बाल विवाह, बहुविवाह और अंतरजातीय विवाह का प्रचलन था गुप्त काल में। क्लियर है? ये था गुप्तकालीन समाज के बारे में। अब देखते हैं गुप्तकालीन धार्मिक जीवन के बारे में। ठीक है, गुप्तकालीन धार्मिक जीवन के बारे में देखते हैं। गुप्त काल को याद किया जाएगा हमेशा किस लिए? ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान के लिए। किसके लिए? ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान के लिए गुप्त काल को याद किया जाएगा, क्योंकि इस काल में जो ब्राह्मण है, ठीक है, वो फिर से वर्ण व्यवस्था के चरम पर पहुंच गए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अभी क्या होता? कुछ दिन पहले
क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था में सबसे उच्च पायदान पर पहुंच गए थे, लेकिन अब फिर से इस गुप्त काल में जो ब्राह्मण है वे फिर से सबसे चोटी पर पहुंच गए हैं। अब उनका जो मान है वो क्षत्रियों से भी ऊंचा हो गया है, और इसके बाद ही ऐसा माना गया क्या कि ब्राह्मण और क्षत्रियों के मध्य एक अघोषित समझौता हो गया। गुप्त काल जैसे ही खत्म हो रहा है उसके बाद ऐसा माना गया कि ब्राह्मण और क्षत्रियों के मध्य क्या हो गया, अघोषित समझौता हो गया, और अब शूद्रों की स्थिति लगातार गिरेगी गुप्त काल के बाद। ठीक है, ऐसा कुछ इतिहासकारों ने बोला है। क्लियर है। मूर्ति प्रथा का प्रचलन क्या है, बढ़ गया है। मूर्ति प्रथा का प्रचलन बढ़ गया है गुप्त काल से। ठीक है, इसके अलावा ये यज्ञ जो हो रहे थे उसका स्थान किसने ले लिया है, उपासना ने ले लिया। यज्ञ का स्थान उपासना ने ले लिया है। ठीक है, अब जो हिंदू धर्म थे, हिंदू धर्म में दो कैटेगरी में लोग बटे हुए थे। कुछ थे वैष्णव धर्म के उपासक थे, कुछ शैव धर्म के उपासक थे। ठीक है, लेकिन जो गुप्त शासक हैं वो वैष्णव धर्म के उपासक थे, और उन्होंने परम भागवत की उपाधि ली। किस उपाधि ली, परम भागवत की उपाधि ली। इसीलिए बोलना चाहिए क्या, जो वैष्णव धर्म है वो फिर से एक नए पायदान तक गया, क्योंकि जो गुप्त शासक हैं वैष्णव धर्म के थे और उन्होंने परम भागवत की उपाधि ली, और अपने धर्म को थोड़ा वो करेंगे ना, आगे ले जाएंगे। इसी कारण वैष्णव धर्म एक नई ऊंचाई पर गया। कब, इस गुप्त काल में। क्लियर है। अब देखते हैं स्थापत्य कला के बारे में। क्वेश्चन पूछ सकता है स्थापत्य कला के बारे में कि गुप्त कालीन स्थापत्य कला का नमूना कौन सा है। ठीक है, कौन कौन से प्रमुख स्थल देखते हैं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, कौन सा मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त कला का ही नमूना है। वहीं भीतर गांव का कृष्ण मंदिर, उदयगिरी का विष्णु मंदिर और भुमरा का शिव मंदिर भी गुप्त कालीन ही है। क्लियर है। कौन कौन से हैं, देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो कि एक विष्णु मंदिर है, भीतर गांव कृष्ण मंदिर, उदयगिरी का विष्णु मंदिर और भुमरा का शिव मंदिर, ये सभी कैसे हैं, गुप्त कालीन है। क्लियर है। अब गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा गया है। ठीक है, गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा गया है, क्योंकि इस समय कला एवं संस्कृति का अद्वितीय विकास हुआ है। क्यों बोला गया है, क्योंकि इस समय कला एवं संस्कृति का अद्वितीय विकास हुआ है इस गुप्त काल में। और सबसे ज्यादा प्रगति किसने की है, गणित और ज्योतिष विषय ने। गणित और ज्योतिष विषय ने बहुत ज्यादा प्रगति की है इस गुप्त काल में। जो आर्यभट्ट सुनते हैं ना हम लोग, आर्यभट्ट जी महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी, वो इसी गुप्त काल से ही संबंधित है। कौन से काल से, गुप्त काल से संबंधित है। कौन, महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी। ये क्या थे, एक वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे और एक बहुत ही मशहूर खगोल शास्त्री थे। क्या क्या थे, वैज्ञानिक भी थे, गणितज्ञ भी थे और बहुत मशहूर खगोल शास्त्री भी थे। जीरो की खोज इन्होंने की, दशमलव की खोज भी इन्होंने की, और यह भी बताया कि पाई का वैल्यू कितना होता है, 3.14। ये भी आर्यभट्ट जी ने बताया था। शून्य की खोज कर दी, दशमलव की खोज कर दी, और साथ ही बताया क्या कि पाई का वैल्यू कितना होता है, 3.14 होता है। किसने बताया है, आर्यभट्ट जी ने बताया है। वहीं एक और विद्वान व्यक्ति, नाम क्या है, सुश्रुत, नाम क्या है, सुश्रुत, जिन्हें बोला जाता है क्या, शल्य चिकित्सा का पितामह। क्या बोला गया इन्हें, शल्य चिकित्सा का पितामह। इसका मतलब क्या होता है, ऑपरेशन होता है। शल्य चिकित्सा का मतलब क्या है, ऑपरेशन। अब सुश्रुत जी की एक पुस्तक है, नाम क्या है उसका, सुश्रुत संहिता। नाम क्या है, सुश्रुत संहिता, जिसमें उन्होंने अनेक उपकरणों, अनेक चिकित्सीय उपकरणों का उल्लेख किया। किसने किया है, सुश्रुत जी ने अपनी पुस्तक सुश्रुत संहिता में अनेक शल्य चिकित्सा से संबंधित उपकरणों का उल्लेख किया है। ठीक है, ये किसके, ये मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए थे। कौन, सुश्रुत जी। अब आते हैं क्या, केमिस्ट्री में आते हैं। कहां पे आते हैं, केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री यानी कि रसायन के विद्वान व्यक्ति यहां पर मौजूद है। कौन है, नागार्जुन जी। नागार्जुन जी क्या है, रसायन विज्ञान से जुड़े हुए थे और ये इसी गुप्त काल में ही मौजूद थे। ठीक है, और कौन है, ब्रह्मगुप्त जी। ठीक है, इन्होंने न्यूटन के पहले गुरुत्वाकर्षण के बारे में कुछ टिप्पणी की थी। ठीक है, कौन है, ब्रह्मगुप्त जी। इन्होंने न्यूटन के पहले गुरुत्वाकर्षण के नियमों का उल्लेख किया था। अब ये लॉ नहीं दिया मैथमेटिकली, लेकिन बताया था क्या कि सब चीजें नीचे ही गिरती हैं। ठीक है, किसने बताया था, ब्रह्मगुप्त जी ने बताया था। इसके अलावा वराहमिहिर जी हैं, जो क्या है, महान ज्योतिष थे। कौन, वराहमिहिर जी, जिन्होंने ज्योतिष संबंधित अनेक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं। नाम क्या उनका, वराहमिहिर जी। क्लियर है। अब देखेंगे कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तकें
किनके द्वारा लिखी गई है इस गुप्त काल में, जहां से एक क्वेश्चन तो आएगा ही। क्लियर है? देखते हैं उसके बारे में। देखते हैं गुप्त कला की चित्रकारी के बारे में। चित्रकारी के क्षेत्र में कौन कौन से गुप्तकालीन चित्रकारी के बारे में जानकारी कहां कहां से मिलती है, ये जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अजंता की, ठीक है, अजंता की 16वें 17वें एवं 19वें नंबर की गुफा, कौन कौन से 16वें 17वें और 19वीं गुफा में क्या मिले हैं? गुप्तकालीन चित्रकारी के उल्लेख मिले। कौन कौन से? 16वें 17वें और 19वें। कहां में? अजंता के 16वें 17वें 19वीं गुफा कैसी है, वहां पर गुप्तकालीन चित्रकारी मौजूद है। इसके अलावा बाघ की गुफा, कहां, कौन सी गुफा? बाघ की गुफा में भी गुप्तकालीन चित्रकारी पाई गई है। क्लियर है? जबकि मूर्तिकला के क्षेत्र में गुप्त काल का योगदान क्या रहा है, इस पर क्वेश्चन अगर पूछेगा। ठीक है, तो ध्यान देना, मूर्तिकला के क्षेत्र में एक नई शैली का विकास हुआ। गुप्त काल में इस मूर्तिकला के क्षेत्र में एक नई शैली सारनाथ शैली का विकास हुआ, जो मथुरा शैली एवं गांधार शैली के मिश्रण से बनी है। क्लियर है? कौन सी शैली बनी है? सारनाथ शैली का विकास हुआ, जो मथुरा शैली एवं गांधार शैली के मिश्रण से बनी है। क्लियर है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। कौन सी शैली? सारनाथ शैली का विकास हुआ है। और इस शैली में कौन सी मूर्तियां मिली है? सारनाथ में तथा मथुरा में बुद्ध की मूर्ति कौन सी कालीन है? गुप्त कालीन है। सारनाथ में, मथुरा में जो गौतम बुद्ध जी की मूर्ति मिली है वह गुप्त कालीन है, अर्थात सारनाथ शैली में बनी हुई है। क्लियर है? अब जो मैं कुछ देर पहले बताया क्या कि रचना किसकी है, कौन सी रचना किस ऑथर की है, यहां से क्वेश्चन बनेगा ही एक। ठीक है, इसलिए आपको याद करना है पूरा टेबल। कालिदास, देखते हैं कालिदास जी के बारे में। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी। कौन कौन सी? अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, मेघदूत, मालविकाग्नि मित्रम, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम और ऋतु संहार, सब किसकी रचनाएं हैं? कालिदास जी की रचनाएं हैं। ठीक है, एक बार में याद नहीं होगा, लेकिन अगर आप 3 से 4 पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। कौन कौन से हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभव, मेघदूत, मालविकाग्नि मित्रम, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम और ऋतु संहार, सब कालिदास जी की रचना है। ठीक है, किसकी रचना है? कालिदास जी की रचना है। इसके अलावा और कौन से विद्वान व्यक्ति हैं? विशाख दत्त जी है। कौन से हैं? विशाख दत्त जी। इनकी रचना क्या है? मुद्रा राक्षस एवं देवी चंद्रगुप्तम। ठीक है, मुद्रा राक्षस एवं देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त जी की रचना है। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, मुद्रा राक्षस की रचना है, विशाख दत्त जी की रचना है। वृहद संहिता, वृहद संहिता एवं पंच सिद्धांतिका किसकी रचना है? वराहमिहिर जी की रचना है। फिर से बोल रहा हूं मैं, वृहद संहिता एवं पंच सिद्धांतिका वराहमिहिर जी की रचना है। वराहमिहिर जी कौन थे? महान ज्योतिष थे। ठीक है, जबकि ब्रह्म सिद्धांत किसने दिया है? ब्रह्मगुप्त जी ने दिया है। ब्रह्म सिद्धांत किसने दिया है? ब्रह्मगुप्त जी ने दिया है। अब आर्यभट्ट जी की भी कुछ पुस्तकें हैं। कौन कौन सी है? आर्यभट्टी, पहला बुक कौन सा है? आर्यभट्टी। फिर है दासमतिक सूत्र, दूसरा बुक का नाम क्या है? दासमतिक सूत्र, सूर्य सिद्धांत एवं आर्यष्टि शतक। कौन कौन से हैं? आर्यभट्टी। फिर कौन सा है? दासामतिक सूत्र। कौन सा है? दासमतिक सूत्र। फिर है सूर्य सिद्धांत और अंतिम कौन है? आर्याष्टि शतक। ये सब आर्यभट्ट जी की रचना है। किसकी रचना है? महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी की रचना है। इसके अलावा विष्णु शर्मा जी ने पंचतंत्र की, ठीक है, किसी रचना की है? विष्णु शर्मा जी ने पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा जी के द्वारा की गई है। रावण वध वत्सभट्टी जी के द्वारा, नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि के द्वारा एवं काम सूत्र की रचना वात्स्यायन के द्वारा की गई है। फिर से बोल रहा हूं मैं, पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा जी के द्वारा, रावण वध वत्सभट्टी जी के द्वारा, नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि के द्वारा एवं काम सूत्र की रचना वात्स्यायन के द्वारा की गई है। ठीक है, खत्म होता है कि आपका गुप्त साम्राज्य, और साथ ही साथ खत्म होता है कि आज आपके मेंस का सिलेबस भारत का इतिहास जो पोर्शन है वो मैं खत्म करता हूं। ठीक है, समाप्ति की घोषणा करता हूं आज। प्री के लिए ऑल द बेस्ट। ठीक है, अगर आप लोगों को डाउट होता है तो मेरे को आप लोग मैसेज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आज आपका सिलेबस खत्म होता है। थैंक यू क्लास।